गुर्बत की वजह से मैं एक गैंग के साथ लोगों के घरों में चोरियां करने लगा। तो एक रात हम एक बूढ़ी औरत के घर दाखिल हुए। तो वहां पड़ा सोना हमने उठाया तो मेरी नजर चारपाई पर पड़ी, जहां एक लड़की सोई हुई थी। मैं उस लड़की की तरफ बढ़ा तो बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, सब कुछ ले जाओ लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन मैंने उसकी इज्जत लूटी और घर आ गया तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और मेरी बीवी बाहर बैठी रो रही थी और मेरी बेटी मुझे कहीं नजर न आई। जब मैं वॉशरूम की तरफ गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर मैं अपने दोस्त के साथ एक मोहल्ले की सुनसान गलियों में चक्कर काट रहा था। हम मोटरसाइकिल पर थे। हमारा इरादा किसी मोटरसाइकिल वाले को ही लूटने का था। लेकिन गली इतनी सुनसान थी कि कोई भी मोटरसाइकिल और गाड़ी हमें नजर नहीं आई, जिसे रोक कर हम पिस्टल दिखाते और कीमती सामान और पैसा हथिया लेते। मुझे ये काम करते हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन मेरा दोस्त अभी अनाड़ी था। इसे अभी चंद दिन ही हुए थे, या हफ्ता 10 दिन। इसलिए रिवॉल्वर हाथ में पकड़ते ही इसके हाथ कांपने लग जाते थे। अगर हम कहीं चोरी करते, किसी और का जेवर उतारते, तो अगर वो औरत रोने लगती तो मेरा दोस्त कहता, यार जाने दे, ये औरत तो मुझे शक्ल से ही मजलूम लग रही है। इसकी इस किस्म की बातों को सुनकर मैं इसे गुस्से से घूरने लगता। पिछले 4 दिन से मैं मुख्तलिफ मोहल्ले की सड़कों की खाक छान चुका था, लेकिन इन 4 दिनों में मुझे नाकामी का मुंह ही देखना पड़ रहा था। अब वहां तो हमें कोई गाड़ी मोटरसाइकिल नजर नहीं आई थी, और अगर कोई शख्स काबू आता भी तो तब भी इसकी जेब से बिजली और गैस के बिल ही निकलते थे। 4 दिन में मैंने कुछ भी चोरी नहीं की थी। मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज एक घर ही जाकर डाका डाल लें, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जिस इलाके में हम मौजूद थे वहां पर ज्यादातर सफेद पोश लोग ही रहते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस बार मैं किसी कीमत पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये सोचकर ही जिस दरवाजे के बाहर हम खड़े थे, इसी की दीवार फैलांग कर हम दोनों ही अंदर कूद गए। उस वक्त सहन में अंधेरे का राज था। मेरे हाथ में टॉर्च लाइट थी। मैंने टॉर्च लाइट जलाई तो देखकर हैरत हुई कि वो घर बहुत छोटा सा था। सहन में 2 चारपाइयां बिछी मिली थी, जहां पर 2 खवातीन लेटी हुई थीं। मैंने अपने दोस्त से धीमे लहजे में सरगोशी की कि सबसे पहले इनके कमरे की तलाशी लेते हैं। जो कुछ भी होगा कमरे में होगा। धीरे से चलते हुए हम इस घर के कमरे में चले गए। कमरे में पुराना सा पलंग रखा था और लोहे की अलमारी थी, जिस पर चाबियां भी लगी हुई थीं। मैंने अलमारी खोल के देखी तो बिल्कुल खाली थी। कपड़ों के अलावा वहां कुछ न था। मैंने सारे कपड़े जमीन पर फेंके, एक एक चीज देख ली, लेकिन अलमारी में कोई भी कीमती चीज न थी। ये देखकर मैं फिर से मायूस हुआ था, लेकिन मुझे गुस्सा आने लगा। इसी तरह मैंने दूसरे कमरे की भी हर चीज तहस नहस करके रख दी, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक न मिली। फिर तो मेरा खून खौल उठा था। 4 दिन से एक भी चोरी नहीं की थी। पता नहीं लोगों में गुर्बत इतनी क्यों छा गई थी। घर में कुछ था ही नहीं जिसकी चोरी की जाती। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया तो सहन में चारपाई पर बैठी औरत को देखकर मैं वहीं ठटक गया। वो 50 के लगभग उम्र की औरत थी, जो चारपाई पर उठकर बैठ चुकी थी। टुकर टुकर हमें ही देख रही थी। इसके बराबर में सो रही लड़की अभी भी गहरी नींद में थी। 4 दिन से ही मैंने नाकामी का ही मुंह देखा था। मुझे न जाने क्यों इस बुढ़िया पर गुस्सा आने लगा। मैं इसके पास गया और मैंने कहा कि जल्दी से खड़ी हो और सोना चांदी घर में जो भी है लाकर मुझे दे। मेरा ऊंचे लहजे में ये कहना था कि मेरी आवाज सुनकर वो लड़की भी उठ बैठी। शायद उसी बुढ़िया की बेटी थी। मैंने टॉर्च लाइट जब इसके चेहरे पर डाली तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। यूं हम दोनों को अपने घर में देखकर खौफजदा भी हो गई थी। कम उम्र 16-17 साल की होगी। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उस बुढ़िया के पास आया। जेब से पिस्टल निकालकर इसके सर पर रख दी। ये देखकर वो लड़की चीख पड़ी, कहने लगी, खुदा के लिए मेरी माँ को कुछ मत कहना। मैंने इस बुढ़िया से कहा कि जल्दी से अपने घर में जो चांदी सोना पैसा है मुझे लाकर दो, वरना मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। मेरी बात सुनकर बुढ़िया रोने लगी, कहने लगी, बेटा मेरे पास कुछ नहीं, हम तो खुद गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। जो कमाते हैं वो रोज ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा कि खबरदार, जो तूने मुझे अपनी गुर्बत के रोने सुनाने शुरू किए, मैं खाली हाथ तेरे घर से हरगिज नहीं जाऊंगा। मैंने पिस्तौल उस बूढ़ी औरत के सर पर तानी थी। वो लड़की ये देखकर रो रही थी। औरत कहने लगी कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने पिस्तौल के बटन पर उंगली प्रेस करना शुरू की ही थी कि वो लड़की अचानक से कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी माँ को कुछ मत करना। मैं देती हूँ तुम्हें सोना भी और पैसे भी। ये सुनकर मैंने हैरत से उस लड़की को देखा था। वो बेतहाशा डरपोक थी।
बहुत घबराई हुई थी और इस हालत में भी इसका हुस्न काबिले दीद था। मैं ना चाहते हुए भी इसे देखे जा रहा था। पूरे घर की तलाशी तो मैं पहले से ही अच्छी तरह से ले चुका था। घर में कुछ भी ना था। फिर वो कहाँ से मुझे सोना चांदी देती। मैं तो बस इस औरत को हरासा और डराने की कोशिश कर रहा था ताकि अपना खौफो हरास फैलाकर वहां से चला जाऊं। मैंने पिस्टल औरत के सर से हटाई और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा कि चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ जेवर और पैसे छुपा रखे हैं। मुझे लगा था कि वो मुझे कमरे में लेकर जाएगी, लेकिन नहीं, वो सहन में लगे दरख्तों के पास गई और एक जगह बैठकर मिट्टी खोदने लगी। ये देखकर मेरी अकल हैरान हुई थी कि इसने कहाँ पैसे छुपा रखे थे। इसने गहरा सा गड्ढा खोदा और फिर 1,000 500 के कई नोट निकालकर मुझे पकड़ाने लगी। साथ में सोने की चेन और अंगूठियां भी थीं। वो भी इसने मेरे हाथ में रख दी। मैं इसे ही देख रहा था। इसके हाथ बेहद सफेद थे, खुद भी दूधिया रंगत की थी और चेहरे के नकूश भी बेहद हसीन थे। उस वक्त वो मिट्टी खोदने में इस कदर मसरूफ थी कि इसे अपने दुपट्टे की भी होश न थी, जो उतर कर जमीन पर गिर चुका था। मेरी नजरें थीं कि इससे हटने को तैयार न थीं। न जाने क्यों मेरा दिल इस लड़की पर बेईमान सा हो चुका था। मैं खुद शादीशुदा था, मेरी बीवी बच्चे भी थे। चोरी करना मेरी मजबूरी थी। फिर जब मैं घर में फाके होने लगे तो मैंने हर जायज नाजायज और हराम से कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद भी इतने पैसे घर पर नहीं ला सकता था कि जिससे अपनी बीवी बच्चों का पेट भर सकता। और एक दिन की चोरी हमें इतना दे जाती कि हफ्ता भर घर बैठकर अय्याशी से हम लोग खा पी सकते थे। मेरी बीवी ने आज तक मुझसे कभी ये नहीं पूछा था कि मैं जो कुछ घर पर ला रहा हूँ हलाल है या हराम। वो तो मेरी जेब से पैसे निकालती और नई से नई कोई ना कोई चीज घर में बना लेती। मेरे घर में बहुत जल्द एसी, फ्रिज, फ्रीजर, यहाँ तक कि नया फर्नीचर सब कुछ आ चुका था। मैंने चोरियां 1 साल पहले शुरू की थी, लेकिन कभी किसी औरत की तरफ बेबाक नजरों से नहीं देखा था। ये सच है कि मैं उस लड़की के हुस्न पर फरिफ्ता हो चुका था। उस लड़की ने सब कुछ निकालकर मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगी, बस और कुछ नहीं हमारे पास। खुदा के लिए मेरी माँ को कुछ मत कहना। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं और मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। वो लड़की मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन मेरी नजरें तो इसके हुस्न पर थीं, जो मुझे इसकी तरफ माइल करने लगा था। मैंने जेवर और पैसे अपने दोस्त को पकड़ाए और कहा, इन सबको रुमाल में बांधो। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि ये मैंने अपनी बच्ची के जहेज के लिए रखा है। खुदा के लिए ये सब मत ले जाओ। मैंने पाई पाई जोड़कर ये सब कुछ बनाया है, लेकिन मुझ पर इन आंसुओं का कोई असर ना हुआ था। मैं इतने गुनाह कर चुका था कि दिल पर स्याही फैल चुकी थी। अब किसी के आंसू और मिन्नत समाजत मुझ पर असर नहीं करते थे। जाने से पहले मैंने उस लड़की से कहा कि मेरे साथ कमरे में चलो। ये सुनना था कि उस लड़की के साथ इसकी माँ दोनों का ही रंग उड़ गया। इसकी वालदा मुझे दुहाइयां देने लगी कि खुदा के लिए ये जुल्म मत करना। जो हमारे घर में जमा पूंजी थी वो तुम सब ले जा रहे हो। ठीक है, तुम वो ले जाओ, लेकिन मेरी बच्ची को बर्बाद मत करना। ये सब सुनकर मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो तुम। देखो, चोरी तक तो बात ठीक है, लेकिन ये सब तो गुनाह। इसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मैंने पिस्टल इसके सर पर तान दी। मैंने कहा, ज्यादा बकवास की तो तुम्हें भून के रख दूंगा। शैतान मुकम्मल तौर पर मुझ पर हावी हो चुका था। मुझे किसी बात का एहसास तक न था। मैंने बड़ी बेदर्दी से उस लड़की का बाजू पकड़ा और इसे खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। वो लड़की रोने लगी, अपनी वालदा से कहने लगी कि अम्मी मुझे बचा लो। फिर मुझसे कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे बर्बाद ना करो। चंद माह बाद मेरी शादी है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कोई शख्स मुझसे शादी नहीं करेगा। खुदा के लिए मेरी इज्जत को बख्श दो। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों में तो उस वक्त शायद सूर का बाल था। मैंने इसकी इज्जत को बुरी तरह से तार तार किया था। बड़ी बेरहमी से इसके साथ पेश आया था। वो एहतजाज करती तो मैं इसे मारने लगता। इसकी इज्जत को पामाल करके ही मैं कमरे से बाहर आया था। इसकी सिसकियों की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं बाहर आया तो इसकी वालदा बेजान वजूद के साथ चारपाई पर बैठी थी। इसकी रंगत बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी। नजर झुकाए हुए यूं बैठी थी जैसे अपना सब कुछ हार बैठी हो। मैं किमीनगी सी हंसी हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। मुझे अपने किए पर कोई भी अफसोस ना था। जैसे ही बाहर निकला, मेरा दोस्त कहने लगा कि तुमने अच्छा नहीं किया। वो नया नया इस गैंग में शामिल हुआ था, इसलिए शायद इसका जमीर मुकम्मल तौर पर मरा नहीं था।
मैंने तो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बहुत जल्द अपने ज़मीर का गला घोंट डाला था। पहले मैंने चोरी चकारी शुरू की और फिर शराब पीने लगा था, और आज मैंने ज़ना जैसे गुनाह को भी कर लिया था। मुझे ना पहली दफा चोरी करते हुए शर्म आई थी, ना पहली बार शराब का गिलास पीते हुए, और ना ही आज ज़ना करते हुए। वो मुझे हकारत अमीज नजरों से देख रहा था और तेज तेज कदम उठाकर मुझसे आगे चलने लगा। कहने लगा कि चोरी तक तो ठीक था, तुम गुर्बत के हाथों मजबूर थे और मैं भी गुर्बत से सताया हुआ था, तभी तो तुम्हारे साथ इस गैंग में शामिल हो गया। मगर हमारे असूलों में ये कहीं भी नहीं लिखा था कि हम किसी औरत की इज्जत तार तार करेंगे। आखिर तुम भी तो बेटी वाले हो। इसने अभी मेरी गैरत जगाने के लिए इतना ही कहा था कि मैंने जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। अगले ही पल इसे गिरेबान से पकड़ा और वहीं सड़क पर गिराकर पिस्तौल इसके माथे पर तान ली और कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की। इतना कहकर मैंने उसी पिस्तौल से इसे मारना शुरू कर दिया। इसके माथे से खून की फवार निकली थी। वो मुझे धक्का देकर दूर कर रहा था। कहने लगा कि मैं गुर्बत के हाथों मजबूर होकर चोरी करने पर मजबूर जरूर हुआ हूँ, मगर बेगैरत और बेजमीर नहीं हूँ कि किसी मासूम लड़की की इज्जत को तार तार होता देखूं और कुछ भी ना बोलूं। वो मुझे धक्का देकर वहां से जा चुका था और मैं इसे कह रहा था कि तुझे मैं इस गिरोह से निकलवा कर ही रहूंगा। मैं मजीद तुझे अपने गैंग में शामिल रखना ही नहीं चाहता। मैं इसे लान तान करता हुआ बढ़ने लगा। तभी मुझे चंद साल पहले का एक वाकया याद आने लगा, जो मैंने यूं ही अपनी आंखों के सामने देखा था। वो पहली बार था जब मैं गुर्बत के हाथों सताया हुआ इस गैंग में शामिल हुआ था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी तालीम पर खर्च कर दी थी, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बन सकूं और इन्हें खूब कमाकर दे सकूं। जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो डिग्री लिए हर कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने लगा, मगर जहां मैं जाता मुझसे ज्यादा आला तालीम याफ्ता लोग मौजूद होते। इन्हें देखकर मुझे मायूसी सी होती कि कहीं मैं भी रिजेक्ट ना हो जाऊं। मुझसे पहले ही मौजूद तालीम याफ्ता लोग आपस में मायूसी भरी बातें कर रहे होते और कहने लगे कि ये तो सारा सिफारिशी निजाम है। हमसे कम ग्रेड लेने वाले लड़के की अभी अभी हमारे सामने सिफारिश आई है, अब हमारे यहाँ रुकने का तो कोई फायदा ही नहीं। फिर भी किस्मत आजमा लेते हैं, मगर पूरा यकीन है कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी। हर तरफ सिफारिश का राज था। मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर कोई खास रद्द अमल ना मिल सका। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। मेरा बाप दिन रात मेहनत करके बिस्तर पर जा लगा था। एक वक्त वो भी आया जब मेरा बाप बीमारी की हालत में फौत हो गया और मेरी बूढ़ी माँ रह गई। माँ ने अपना जेवर बेचा और मुझे एक दुकान खोलने का कहा। मैंने करियाने का स्टोर खोल लिया। इन्हीं दिनों मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी बड़ी ही नेक और सुलझी हुई थी। कुछ पढ़ी लिखी ना थी, इसलिए ज्यादा इस तरफ की सूझबूझ भी ना रखती थी, मगर इसने बच्चों की तरबियत अच्छी की थी। एक रोज बीमारी की हालत में मेरी माँ भी चली गई। मैं इतना ना कमा पाता कि अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा सकता। दिन ब दिन डिप्रेशन और टेंशन ने मुझे जकड़ रखा था। एक रोज जब मैं सुबह सुबह उठकर दुकान जाने लगा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। जब दुकान का शटर खोलकर देखा तो मेरा वजूद लरस कर रह गया, क्योंकि मेरी दुकान खाली पड़ी थी। 1 रुपए का सिक्का भी मेरी दुकान में मौजूद ना था। सारा सामान चोरी हो चुका था और मैं कंगाल हो गया। वो लोग मेरी दुकान पर हाथ साफ करके जा चुके थे। दुकान का किराया मेरे सर पर उधार था। मैंने दुकान का किराया अदा किया और सोचने लगा कि आखिर क्या नौकरी करूं। घर में फाके पड़ने लगे थे। ऊपर से बिजली का बिल और गैस की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूं। तभी मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। मुझे सड़क किनारे मायूस बैठे देखकर वो मेरे पास चला आया और वो पूछने लगा। मैंने जब बताया तो इसने मुझे नौकरी दिलवाने की हामी भरी और अपने साथ ले गया। वो लोग मुझे चोरी चकारी करवाना चाहते थे। मेरा तो जमीर जाग उठा, फौरन मना कर दिया, मगर जब बीवी बच्चों को भूखा देखा तो मजबूरन इनके पास चला आया और कहा कि मैं भी छोटी मोटी चोरी कर लिया करूंगा, मगर कत्लो गारत नहीं करूंगा। वो लोग मान गए। वो मेरी पहली चोरी थी। जब मैं इनके साथ एक घर में गया तो उन्होंने एक लड़की के साथ जना किया था। मैंने जब ये मंजर देखा तो इन्हें गालम गलोच देने लगा। घर से निकल आया, मगर वो लोग कहने लगे कि अभी तुम इस मामले में नए हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। जब आदी हो जाओगे तो ये सब कुछ तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। वाकई आज मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी और आज पहली बार मैंने ये सब कर डाला था। आज सरदार ने हम सबको अपनी तरफ बुलाया था। कहने लगा कि आज महीने का पहला हफ्ता है और हमेशा की तरह
तुम लोगों ने जो भी कमाया है इसका 10% सरदार के पास रखोगे। मैंने भी जो कमाया था वो लिया और सरदार के यहाँ चला गया। वो हमारा खुफिया अड्डा था जहां पर उस वक्त हम 20 लोग मौजूद थे जो मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में लोगों के घरों में चोरियां किया करते थे। मैंने जो कुछ कमाया इसमें से कुछ हिस्सा बतौर तोहफा सरदार को दे दिया था। सरदार देखकर खुश हुआ। जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने जल्दी से इस मीटिंग को खत्म किया और फिर घर की जानिब जाने लगा। न जाने क्यों आज मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है। बिलाशुबा इसमें कोई शक ना था कि आज मैंने जो कुछ किया है वो आज से पहले कभी नहीं किया था। चोरी चकारी, मार लूट, शराब और सिगरेट तो जैसे मेरे लिए आम था, मगर जो कुछ आज मैंने किया था इससे पहले नहीं किया था। शायद तभी ये घबराहट मेरी इस वजह से हो रही थी। मैंने कुछ पैसों से अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ चीजें खरीदी और अपनी बीवी के लिए भी कुछ सामान खरीदा। ये लाहौर था और यहाँ पर दुकानें रात गए तक खुली रहा करती थीं। मैं खुशी खुशी वो सामान लिए घर की जानिब आने लगा। मैंने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो मेरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो गई थीं कि ऐसे लगता था कि अगर दरवाजा खोल दिया तो न जाने क्या क्यामत टूट पड़ेगी। मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी को खटकाने की कोशिश की तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी तो कटी हुई थी। ये स्टील का दरवाजा था और मैं हैरत से इतने मजबूत दरवाजे की कुंडी को देख रहा था जिसको बड़े ही महारत तरीके से किसी हथियार से काटा गया था। मगर क्यों, कैसे और किसने? चंद ही लम्हे लगे थे मुझे मेरे दिमाग पर जोर डालने में। मैं कपकपाते हुए हाथों के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी नजर जमीन पर थी। सर उठाकर घर का जायजा लेने की तो हिम्मत ही ना थी। ऐसे लगता था कि अगर नजरें उठाकर देखा तो जैसे मेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। पैरों के साथ तो जैसे मनो पत्थर बांधे जा चुके थे। मैंने अपने हवास बहाल किए और गहरी सांस खारिज करके सर उठाकर ऊपर देखा। घर में बिल्कुल खामोशी छाई थी। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नजर ना आया। बामुश्किल कदम उठाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। अभी लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने का मंजर देखकर मेरा दिल डूबने लगा। लाउंज की हर चीज बिखरी हुई थी। चीजें बिखर कर आस पास गिरी पड़ी थीं। सामान टूटा फूटा था। मैं इस गिरे हुए सामान को देखता हुआ आगे आने लगा। जब आगे आया तो मुझे दीवार के सहारे बैठी हुई अपनी बीवी दिखाई दी, जिसका दुपट्टा ढलका हुआ था और गले में था। बाल बिखरे थे, चेहरा सुर्ख था और इस पर सख्ता तारी था। वो गैर मरी नुक्ते पर नजर जमाए बैठी थी। मैं चलता हुआ इसके करीब आया, इसे कंधों से थामकर कहने लगा कि क्या हुआ है, ये सब कुछ क्या है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, घर में कोई आया था क्या? मेरी बीवी सख्ते की हालत में ही बैठी रही। मैंने नजर दौड़ाकर अपनी इकलौती बेटी को ढूंढना चाहा, मगर वो मुझे कहीं नजर ना आई। मैं लंबे लंबे सांस खारिज कर रहा था। बीवी को झंझोड़कर कहने लगा कि बताओ मुझे सब क्या हुआ है, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने इसे झंझोड़ा तो वो होश में वापस आई। जब इसने मुझे अपने पास देखा तो इसके हवास बहाल हुए। रोते हुए चीख चीख कर वो मुझे सब कुछ बताने लगी कि कुछ घंटों पहले जब मैं और मेरी बेटी सो रहे थे तो घर में चोर आए थे। वो सब कुछ चुरा कर ले गए। उन्होंने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों की जमीन निकल चुकी थी। ये वही वक्त था जब मैं किसी और के घर में डाका डाल रहा था। वो रो रही थी, बिलख रही थी और अपने बाल नोच रही थी। सदमा मुझे भी था, मगर मुझे मेरी बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने से कहा कि अलिशबा कहाँ है? अलिशबा मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? बीवी ने जब ये सुना तो इसे एक दफा फिर चुप सी लग गई। इसने मुझे कोई जवाब ना दिया और मुंह के आगे चादर रखे फूट फूट कर रोने लगी। मेरा तो दिल हलक को आने लगा था। मैंने बीवी से चिल्लाकर पूछा कि कहाँ है अलिशबा? तो कमरे की तरफ इशारा करने लगी। मैं फौरन उठा और कमरे की तरफ भागकर आया। जो ही हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पर कोई भी मौजूद ना था। कमरे की हर चीज बिखरी हुई थी। कीमती सामान चोरी हो चुका था जो आज तक मैं लाया था। कमरे में कोई भी ना था, अलबत्ता वॉशरूम का दरवाजा नीम खुला था। मैं जो ही चलते हुए वॉशरूम के करीब आया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि खून पानी की तरह बहता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला हुआ था। मजीद मुझसे रुकना महाल था। भागकर जो ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर मेरी रूह फना कर रहा था। मेरी बेटी वॉशरूम में गिरी पड़ी थी। इसकी कलाई पर जख्म था, खून निकल रहा था। खून बहने से फर्श आलूदा हो चुका था। बेटी मर चुकी थी, मगर मैंने फौरन बेटी को उठाया और अस्पताल ले जाने लगा। मगर मेरी बीवी ने मेरा हाथ रोक दिया
और कहने लगी कि कोई फायदा नहीं। उसने उसी पल ही जान दे दी थी जब चोरों ने तुम्हारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। वो लोग कमरे से बाहर निकले तो मैं कमरे में गई, मगर तुम्हारी बच्ची उसी पल वॉशरूम में लगे हुए आईने को तोड़कर इसके कांच से अपनी कलाई काट चुकी थी। मैं अपना सर पीटने लगा, खुद को नोचने लगा, धाड़े मार मार कर रोने लगा। खुद का दीवार में सर मारा, मेरा सर फट चुका था। आखिर ये सब कुछ कैसे हो चुका था? आज मैंने किसी और की इज्जत पर हाथ डाला था और वही मकाफाते अमल पलट कर मेरी बेटी की तरफ आया था। मेरी बेटी जान की बाजी हार चुकी थी। मैं रो रो कर सारी हकीकत अपनी बीवी को बता रहा था। बीवी ने जब ये सुना तो मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। कहने लगी कि तुझे शर्म न आई? ये तेरे ही बुरे काम थे जिसका खमियाजा आज तेरी बेटी को भुगतना पड़ा है। तो जैसे बाप को तो मर ही जाना चाहिए। ये बात सुबह तक पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मैं अपनी बच्ची को दफनाने के लिए ले गया कि तभी उसी वक्त 2 जनाजे और भी कब्रिस्तान में लाए गए। मैं तो बुत बना देख रहा था। मोहल्ले वालों ने पुलिस को भी इत्तला दे दी थी और मैं खुद हथकड़ी लगवाने के लिए तैयार था। शायद इसी तरह ही मेरे गुनाहों की माफी हो सकती थी। वहां 2 जनाजे लाए गए थे और इन्हें भी मेरी बेटी के साथ ही मौजूद कब्रों में दफना दिया गया। ये वही 2 जनाजे थे जिनकी जिंदगी कल रात मैंने बर्बाद की थी। वही बूढ़ी औरत जो मेरे आगे हाथ जोड़कर अपनी बच्ची की इज्जत ना लूटने की दुहाई देती रही, और वो बच्ची जिसकी इज्जत मैंने तार तार की थी। दोनों ही मर चुकी थीं। मेरे पास सवाए पछतावे और माफी के और कुछ भी न रहा।